Good morning, dear students. Today we have started a very important chapter, some basic concept of chemistry in class 11th. Some basic concept of chemistry के अंदर हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में केमिस्ट्री की डेफिनेशन, केमिस्ट्री के टाइप्स, मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड लिक्विड गैस, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर के टाइप्स चार्ट के थ्रू समझा। तो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो लेक्चर में केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है। केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स अबाउट द स्टडी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो मैटर के बारे में बताती है। दुनिया के अंदर हर चीज किसी न किसी रूप में प्रेजेंट है, किसी न किसी फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ये सारी चीजें मैटर के अंदर आती हैं। एनीथिंग व्हिच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर को हमने दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। ये हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। मैटर क्या है? किसी भी सब्सटेंस जो ऑक्यूपाई कर रहा है किसी स्पेस को और उसमें कुछ ना कुछ मास है। एनीथिंग व्हिच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। कोई भी सब्सटेंस जो किसी जगह को ऑक्यूपाई करता है और उसमें मास होता है उसे हम मैटर कहते हैं। उस मैटर को हमने फिजिकल और केमिकल में बांटा हुआ है। फिजिकल के अंदर आता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड की। सॉलिड क्या है बच्चों? तो सॉलिड का मतलब है जिसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसे हम सॉलिड बोलते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड का मतलब है कि जिसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम हो, जिसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या है? डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम जिसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम हो। चेयर है, वुड है, ये सारी सॉलिड होती है। लिक्विड की बात करें, लिक्विड की अगर हम बात करें, सॉलिड का मतलब हुआ इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। लिक्विड की बात करें, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 6, 7, 8, 9 में काफी बार पढ़े, बेसिक सी चीजें। लिक्विड का मतलब है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हैविंग नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम तो डेफिनेट होगा लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती। इट इज द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम तो डेफिनेट है, डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम तो डेफिनेट है, बट नॉट डेफिनेट शेप, शेप डेफिनेट नहीं होती, शेप डेफिनेट नहीं होती। सॉलिड के अंदर क्या होता है? शेप डेफिनेट होती है। डेफिनेट शेप होगी और डेफिनेट वॉल्यूम होगा। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। गैस के अंदर क्या होता है बच्चों? गैस के अंदर हो जाएगा नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। ध्यान रखना, सॉलिड के अंदर डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होगी। लिक्विड के अंदर डेफिनेट वॉल्यूम तो होगी लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होगी। गैस के अंदर नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, ना ही शेप का पता है ना ही वॉल्यूम का। ठीक है, ना ही शेप का पता है ना ही वॉल्यूम का। ये हमने बीकर लिया, इस बीकर में ये सॉलिड है, ये पार्टिकल्स है, ये सॉलिड है, इनके बीच में थोड़ा सा गैप भी है, ये मॉलिक्यूल पास होते हैं। लिक्विड के अंदर क्या है? ये लिक्विड। गैस के अंदर पूरे उसमें फैले हुए वेसल में। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर, सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोजली पैक होते हैं। ये लिक्विड है, आपका ये गैस है। सॉलिड के अंदर डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम, जो चीज जैसे है वो वैसे ही पड़ी हुई है आपके। इसको अरेंज करेंगे, चाहे इस डब्बे में ले लो, चाहे इसको सर्कल वाले डब्बे में ले लो, चाहे इसको बकेट में ले लो, चाहे आप सिलेंडर फॉर्म में डाल लो, ये ऐसे कैसे रहेंगे। इसमें कोई भी इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, इसकी शेप में कोई चेंज नहीं है। सॉलिड के अंदर शेप और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करता हूं, तो अगर इस कंटेनर को मैं एक बाउल के शेप में ले लेता हूं या अगर मैं इसको सिलेंड्रिकल शेप में ले लेता हूं, तो इसकी शेप बदल रही है। इसकी शेप जो है वो कंटेनर के हिसाब से चेंज हो जाएगी। लिक्विड के अंदर जो शेप है वो बाउल में रखने के
हिसाब से बाउल में रखते हो आप, या तो कंटेनर में सिलेंड्रिकल किसी कंटेनर में डालते हो, तो कंटेनर की जो शेप है उस शेप को ले लेगा। तो लिक्विड की शेप बदल जाती है लेकिन वॉल्यूम उतना ही रहेगा, वॉल्यूम फिक्स रहता है। तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता लेकिन शेप बदल जाती है कंटेनर के हिसाब से, उसे हम लिक्विड। गैसेस की बात करेंगे, गैसेस की कोई शेप निर्धारित नहीं होती, कोई वॉल्यूम निर्धारित नहीं होता, नाइदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। तो तीन प्रॉपर्टी है, जनरली 5 प्रॉपर्टी होती है, हम लोग 3 प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड की हम बात करते हैं जिसकी डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होती है, लिक्विड जिसकी डेफिनेट वॉल्यूम तो है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती, गैस नाइदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनता है, एटम से मॉलिक्यूल से, एक प्रकार के एटम से जो मिलकर बनेगा वो आपका एलिमेंट है। जैसे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटल क्या होते हैं? मेटल आर द शाइनिंग, चमकदार होते हैं। मेटल आर लस्ट्रस, मेटल्स आर मैलेबल एंड डक्टाइल, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जस्ट इसकी अपोजिट प्रॉपर्टी होती है बच्चों नॉन मेटल्स की। बैड कंडक्टर होंगे, नॉट शाइनिंग, नॉट लस्ट्रस, नॉट मैलेबल एंड डक्टाइल। और मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है वो सारी हम लोग पहले बचपन से पढ़ते हैं, 8th क्लास में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है कि मेटल्स क्या होते हैं, मैलेबल और डक्टाइल। सबसे मेन प्रॉपर्टी मैलेबल और डक्टाइल, जिससे मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब है कि मेटल को पीट कर एक धातु के रूप में, शीट्स के रूप में कन्वर्ट करना, थिन शीट्स के रूप में मैलेबिलिटी कहलाता है। और मेटल्स को पीट कर एक तार के रूप में बदलना, वायर के रूप में ड्रॉ करना डक्टिलिटी कहलाता है। ये सारी प्रॉपर्टी मेटल्स की हैं। इसकी जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी नॉन मेटल शो करता है। मेटल और नॉन मेटल की बात की जाए तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं, नॉन है जो, उनमें से एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में बांटा गया है। और ये सारी चीजें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स हम लोग डिटेल में चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज में भी पढ़ेंगे। कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं उनकी, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेटल्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको दे चुका हूं कि मेटल्स मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, शाइनी सरफेस होती है, लस्ट्रस होती है, सोनोरस होती है। इसकी जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है। और जो दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं सेमी मेटल्स हैं, जैसे वो हमारे मेटलॉइड्स कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। जितने भी हैलोजेंस हैं जो वो सारे नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और जो एस ब्लॉक है और डी ब्लॉक है, ये दोनों के दोनों जो ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक के और डी ब्लॉक के, वो सारे के सारे लगभग मेटल्स हैं। मेटल्स लगभग सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। कुछ एक मेटल है जो लिक्विड की फॉर्म में है, एक सिंगल मेटल ये है जो लिक्विड फॉर्म में आता है। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जो है आपके पी ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पी ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड्स भी हैं। तो नॉन मेटल जनरली प्रेजेंट आपके होते हैं पी ब्लॉक के अंदर, और नॉन मेटल जो है कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, कुछ गैसेस की फॉर्म में भी है। उसके बाद मेटलॉइड्स की बात करते हैं तो मेटलॉइड्स भी जनरली प्रेजेंट पी ब्लॉक के अंदर ही है, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है। तो हम ये जनरल प्रॉपर्टी देख चुके हैं। उसके बाद हमने बात करी कंपाउंड की। कंपाउंड क्या है? तो कंपाउंड क्या है? एटम और मॉलिक्यूल्स, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये मिल कंबाइन होकर के एक फिक्स्ड रेशियो में कंपाउंड को बनाते हैं। जैसे H2O है, CO2 या H2O की बात करता हूं, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक फिक्स रेशियो होता है। उस रेशियो के हिसाब से एलिमेंट्स जो है कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाते हैं। तो अगर मैं CO2 की बात करूं तो CO2 के अंदर आप देखिए, CO2 की अगर मैं बात करूं तो CO2 के अंदर कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो ऑक्सीजन 2 है तो 16 दूनी 32, तो ऑक्सीजन का हो गया 32। यहां पर अगर मैं रेशियो की बात करूं तो 12 रेशियो 32, 4 3 12, 4 8 32, ठीक है। तो 3 रेशियो 8 यहां पर आ गया, 3 रेशियो 8 आ गया। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है एक कांस्टेंट है। इसको हम लॉस पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 3:8 आएगा, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी हमको प्राप्त हो, इसका जो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे H2O की बात करते हैं, H2O के अंदर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है बच्चों, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो अगर हाइड्रोजन यहां पर 1 है तो 1 * 2 2 और ऑक्सीजन का 16, 2 * 2 2 * 16, तो 1:8। तो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में वाटर आपको सी से प्राप्त हो, आपको रिवर से प्राप्त हो, आपको पॉन्ड से प्राप्त हो,
वाटर कहीं से भी मिले, हमें वाटर का कंपाउंड कहीं से भी मिले, इसका जो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और रेशियो कांस्टेंट रहेगा इसी को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड। कि जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो उनका एक रेशियो जो है वो कांस्टेंट फॉर्म में रहता है और वो कंपाउंड को बनाते हैं। कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड आपके दो प्रकार के हैं, इसको हम अभी लॉज पढ़ेंगे, 4 लॉ पढ़ेंगे, उसके अंदर देखेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ठीक है, एवोगाड्रो लॉ है। तो उसके अंदर जो लॉ पढ़ेंगे हम, उस लॉ के अंदर भी हम लोग इन चीजों को डिटेल में देखेंगे कि कंपाउंड कैसे बनते हैं, इनका रेशियो क्या होता है, तो कैसे। उसके बाद हम बात करेंगे मिक्सचर की। कंपाउंड आप जान चुके हो, कंपाउंड दो प्रकार के, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन से जो कंपाउंड बनते हैं, कार्बन वाले जो कंपाउंड है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आईपीएसी नेमिंग के दौरान वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, और ब्रश ऑफ द कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन नहीं है उसमें वो सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मिक्सचर की। तो मिक्सचर का मतलब है मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, जब हम चीजों को मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो मिक्स करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मिक्सचर। ये मिक्सचर आपको दो प्रकार का है, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें हम जब चीजों को मिला रहे हैं, तो इसमें मिलाने के, चीजों को मिलाने का मतलब है कि जैसे हमने पानी लिया और उस पानी के अंदर हमने पानी लिया और पानी के अंदर हमने चीनी या नमक को डाल दिया। हमने एक कंटेनर में पानी लिया और उस पानी में हमने चीनी को, शुगर को या फिर सॉल्ट को मिला दिया, शुगर या सॉल्ट को हमने डाइल्यूट कर दिया। तो जब हम शुगर और सॉल्ट को मिलाएंगे तो पानी में ये शुगर और सॉल्ट चम्मच से मिलाएंगे, ठीक है, या फिर उसको हम लोग स्टिर करेंगे, तो ये क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और डिसॉल्व होने के बाद ये नमकीन पानी, सॉल्ट वाटर या फिर चीनी मिलने के बाद, डाइल्यूट होने के बाद शुगर सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। और उसमें क्या हुआ कि ये जो कंपोनेंट है, ये पूरा का पूरा कंपोनेंट, पूरा का पूरा पानी मीठा हो जाएगा। चाहे आप इसको यहाँ से पीजिए, यहाँ से इसको पूरा का पूरा पानी क्या हो जाएगा, ये शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। इस पूरे पानी के अंदर शुगर की कंपोनेंट फैल जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है ये यूनिफॉर्म है, और जो यूनिफॉर्म मिक्सचर बनता है, यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, तो उसे हम होमोजेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोजेनियस बोलते हैं। मैंने पानी में मिट्टी डाल दी तो सैंड डिसॉल्व इन वाटर, सैंड डिसॉल्व इन वाटर। हमने वाटर के अंदर सैंड को डिसॉल्व किया, सैंड डिसॉल्व इन वाटर। आपने सैंड को डाला वाटर में, तो क्या होगा, कुछ देर बाद जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी, मिट्टी जो नीचे बैठ जाएगी और उस पानी को, जो पानी है साफ पानी को ऊपर रह जाएगा। तो सैंड डिसॉल्व वाटर के अंदर नहीं होती, वाटर के अंदर सैंड में डिसॉल्व नहीं, पत्थर डालो पत्थर में डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो यहाँ पर स्टोन को डिसॉल्व करो नहीं होगा। तो जो कुछ चीजें हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं और कुछ चीजें डिसॉल्व नहीं होती, जो डिसॉल्व नहीं होती उसे बोलते हैं इमिसिबल। क्या बोलते हैं बच्चों, इमिसिबल, इमिसिबल इन वाटर। और जो डिसॉल्व हो जाती है उसे बोलते हैं मिसिबल इन वाटर। लगभग चीजें वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं, इसलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। जिस चीज में, अब देखिए, आपने जो बीकर दिया उसमें पानी ले रहे हो आप या कोई भी चीज दे रहे हो, अगर वो ज्यादा मात्रा में है तभी तो, अगर आप पानी ज्यादा लोगे, चीनी कम लोगे तभी तो डिसॉल्व होगी। आप पानी बहुत कम ले लो और चीनी की मात्रा बढ़ा लो, क्या वो डिसॉल्व होगी, नहीं होगी। आपने पानी की मात्रा ज्यादा लेनी पड़ेगी, आपने चीनी की मात्रा कम रखनी पड़ेगी, तभी वो चीनी पानी में डिसॉल्व हो पाएगी। अब जो जिस चीज की मात्रा ज्यादा है, यहाँ पर जिस चीज की मात्रा ज्यादा है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। जिस चीज की मात्रा कम है, जो चीज मिलाई जा रही है, उसे हम सोल्यूट कहते हैं, उसे हम सोल्यूट कहते हैं। जो चीज मिलाई जा रही है उसे सोल्यूट कहते हैं, जिसमें मिलाई जा रही है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। और ये सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन बनता है, जिसे होमोजेनियस मिक्सचर भी कहा जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो चीज मिलाई जा रही है वो सॉल्यूट है, जिसमें मिलाई जा रही है वो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनता है और ये सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है। और एक और होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर, जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है और उसे हम कोलाइड्स भी बोलते हैं, जो चैप्टर 12 हम लोग यूनिट नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। कोलाइड्स, तो हमने यहाँ पर होमोजेनियस मिक्सचर है, ये सारा सॉल्यूशन, ये चैप्टर भी एक कंप्लीट चैप्टर आपका 12th के अंदर बन के आता है। यूनिट 2 है सॉल्यूशन, उसके अंदर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सो कुछ पार्ट यहाँ पर अभी आगे भी आएगा, बहुत कॉन्सेप्ट के अंदर मोलरिटी, तो उसके अंदर क्या हमें सॉल्यूट सॉल्वेंट इनकी बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो आप समझ चुके होंगे सॉल्यूशन आपका कैसे बनता है। मिक्सचर की बात करी हमने, तो मिक्सचर आपका दो प्रकार का है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इनके नोट्स मैं पहले कॉपी में दे चुका हूँ, इनके नोट्स वगैरह जो है
वो कॉपी में सारे लिखवाए जा चुके हैं। इसको जो टॉपिक्स हैं इसको मैं समझा रहा हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होमो माने मतलब होता है बेटा सेम, ठीक है। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। जो आपने चीजें मिलाई, जो चीज मिलाई जा रही है वो सॉल्यूट है, जिसमें मिलाई जा रही है वो सॉल्वेंट है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाता है। एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक होमोजीनियस मिक्सचर ही सॉल्यूशन कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो एक्सेस अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है, जो मिनिमम अमाउंट में है वो सॉल्यूट कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। इनको हम देखते हैं। राउंडिंग ऑफ, ये 3-4 चीजें हैं जिनके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह बनते हैं। इसके बाद मोर कॉन्सेप्ट है, लॉज हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर का सिंपल सा मतलब ये है कि जो नंबर है, जो एक फिक्स्ड वैल्यू है, जो एक मीनिंगफुल डिजिट है, मीनिंगफुल वैल्यू है, उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। मीनिंगफुल डिजिट का मतलब क्या है? मतलब जीरो को काउंटेबल में हम नहीं लेंगे। अब कौन से जीरो को लेना है, कौन से जीरो को नहीं लेना, कहां से नंबर को काउंट करना है, इन सब चीजों को अभी हम देखेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस भी शॉर्ट आउट करेंगे जिससे चीजें और क्लियर हो। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप करके देखना, मैं आपको सिखाऊंगा। इसको घर पे क्वेश्चंस को करके देखना, प्रैक्टिस करनी है। जितना भी न्यूमेरिकल पार्ट आएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को घर पे प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आएगा पूछिए। सिग्निफिकेंट का मतलब है, सिग्निफिकेंट का मतलब है कि नॉन जीरो डिजिट। अब नॉन जीरो डिजिट कौन सी जीरो को काउंट करना है, कौन सी को नहीं करना है, ये सब चीजें हम देखते हैं। द मीनिंगफुल डिजिट व्हिच आर नोन विद सर्टेनिटी are called significant figure. The meaningful digit which are known for certainty, जो certain नंबर है, जो नंबर है उस नंबर को काउंटेबल फॉर्म में लेना है, उसे सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। कुछ रूल दिए हुए हैं, इन रूल के हिसाब से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को देखेंगे। रूल फॉर डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो नॉन जीरो डिजिट है मतलब जहां पर जीरो नहीं है। अगर कोई भी नंबर दे दिया, मैंने नंबर लिख दिया 1 2 5 4, क्या इसमें जीरो है? नहीं है। तो जीरो नहीं है तो इसको मैं कहता हूं इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? तो 1 2 3 4, तो कितने हो गए बच्चों? 4। कितने हो गए? 4। मैं अभी सारे एग्जांपल लिख देता हूं। मैंने बीच में यहां पर क्या कर दिया? जीरो कर दिया। क्या कर दिया? जीरो। अब सर आपने बताया कि जीरो नहीं लेनी, लेकिन जीरो कब नहीं लेनी उसको हम सीखते हैं। जीरो अगर लेफ्ट साइड में है या डेसिमल से पहले है तो काउंट नहीं की जाएगी। एग्जांपल लेकर बताएंगे। अब देखो ये वाली क्या है? सिग्निफिकेंट। ये भी क्या है? सिग्निफिकेंट। जितने भी नंबर हैं, जीरो को छोड़ के जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर जो हैं जीरो को लेफ्ट करके वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 1 भी सिग्निफिकेंट है, 2 भी है, 4 भी है, जीरो नहीं है। लेकिन जीरो अगर दो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में आ रही है, जीरो अगर दो सिग्निफिकेंट के बीच में आ रही है तो उसे काउंट किया जाएगा। तो 1 2 3 और जीरो भी काउंट होगी, बीच में 1 2 3 4, यहां पर कितना हो गया? 4। यहां पर कितना हो गया? 4। अब देखो, अब कई बार क्या होता है, हमने यहां पे ऐसे लगा दिया 0 0 4। अब देखो यहां पे क्या लगा दिया हमने? 0 0 4 या 0 0 0 4। इसके अब भी 4 होगा? नहीं, अब 4 नहीं होगा। अब 4 नहीं होगा। अब कितना होगा सर? 1। क्योंकि सिग्निफिकेंट तो 1 है, क्योंकि 0 सिग्निफिकेंट है कि 0 तो है ही, 0 तो है ही। यहां पर तो सिग्निफिकेंट है नहीं है, तो ये 0 लेफ्ट में आ रही है। किसमें आ रही है? लेफ्ट में। अगर सिग्निफिकेंट से लेफ्ट में जो डिजिट आती है उसको हम लोग नॉन सिग्निफिकेंट मानेंगे। यहां पर इसका आंसर है 1। कितना है बच्चों? 1। अब यहां पर 0 लगा तो होगी, हां काउंटेबल होगी मेरे भाई। यहां पर 4 के बाद क्योंकि सिग्निफिकेंट है बच्चों, इसके बाद जो 0 आ रही है वो काउंटेबल होगी। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। क्या हो जाएगा बच्चों? 2। ये आ जाएगा। इसको और डिटेल में देखते हैं। All non-zero digit are significant. 165 हमारे पास देखिए नंबर है 165। आप समझ गए होंगे क्योंकि सारे नंबर 1 2 3, इसका सिग्निफिकेंट कितना आ जाएगा? 3। और 0.165 यहां पर देखो पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, 0 का मतलब है इसमें कितना आएगी? 3। अब देखो 9 और 5 सिग्निफिकेंट है लेकिन बीच में 0 आ रही है, बीच में आ रही है ना, तो कितना आएगी? 3। हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर हुआ? देखिए नंबर है 1 2 3 1 2 3 1 2, लेकिन 0 बीच में है ना, have 3 significant figure। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट, 0 to the left of first non zero digit are non significant। मेरी बात को समझिए, 0 to the left, लेफ्ट साइड में और the first non zero digit
फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो जीरो नहीं है उसके लेफ्ट में आर नॉन सिग्निफिकेंट, उसके लेफ्ट में जो नॉन जीरो डिजिट है उससे लेफ्ट में अगर जीरो आ रही है तो वो जीरो सारी जितने भी जीरो आ रही है वो सारे के सारे जीरो नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएगी बच्चों। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहली जो वैल्यू है आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। 0.026 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 26 आ गया, 8 2 यहाँ पर कितनी है? 2 है। टू सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो इज बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट आर, जीरो इज बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट मतलब नॉन जीरो डिजिट का मतलब हुआ ये है, ये दोनों नॉन जीरो डिजिट के बीच में देखो, नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ रही तो वो क्या कहलाएगी? सिग्निफिकेंट कहलाएगी। तो जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, एक बार ये वाला देखेंगे, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अगर नॉन जीरो डिजिट है तो उसके बीच में अगर जीरो आए तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएगी। एग्जांपल 2.05 इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3, तो यहां पर देखो 3 हो जाएंगे। उसके बाद जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, लेफ्ट में तो नहीं मान रहे लेकिन राइट में मानेंगे, यस मानेंगे। जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद अगर आ रहा है, मेरी बात को समझिए, जैसे ये आ गया एक नंबर के एक सिग्निफिकेंट नंबर के बाद जीरो आए काउंटेबल होगी लेकिन कब होगी? जब डेसिमल के बाद आ रही है। इसके बाद आ रही है डेसिमल के बाद, अगर डेसिमल नहीं होता तो नहीं होगी। अगर डेसिमल के बाद आ रही है तो काउंट होगी, अगर डेसिमल नहीं है तो काउंट नहीं होगी। तो 5.00 कितनी होगी? 1 2 3, कितनी हो गई? 3। अगर 500 होता तो कितनी होती सर? 1। यहाँ पर अगर पॉइंट है तो ही वो काउंट होगी, अगर पॉइंट मतलब डेसिमल नहीं है तो काउंट नहीं होगी। तो 5.00 का 3 है, 500 का हो जाएगा 1। तो आ जीरो बिटवीन नॉन डिजिट आर सिग्निफिकेंट 2.3 हो गया, 1 2 3, ठीक है भैया। जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, डेसिमल पॉइंट के अगर राइट साइड में है, राइट साइड में है तो क्या होगा? 5.00 पॉइंट आ गया ना, कितनी होगी? 3। 0.05